दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज मामूली सी गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है ब्रोकरेज हाउस। और ये बात मैंने आपको रिजल्ट के पहले ही कह दी थी कि जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद वो ब्रोकरेज हाउस फिर से निकल के आएंगे और सेल की रेटिंग देना शुरू कर देंगे। पहले कोटक ने दी, फिर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से और नोमुरा की तरफ से ज़बरदस्त सेल की रेटिंग दे रहे। लेकिन उनका जो ये पूरा जो मामला है जो सेल की रेटिंग का, वो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा कि उनका जो इसके पीछे का मकसद क्या उसको समझेंगे, क्योंकि खुद यहाँ पे वो इन्वेस्टर बने हुए हैं। अपने शेयर तो बेच नहीं रहे लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को कह रहे हैं कि यहाँ पे आप बिकवाली कर दो, ये शेयर नीचे आएगा। तो पूरा मामला क्या उसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ यस बैंक की एजीएम की डेट भी आ चुकी है, कौन से रिजोल्यूशन पास होने वाले उसको समझेंगे। साथ में यस बैंक ने अपने रिजल्ट को लेकर मैनेजमेंट की तरफ से बड़ा ऐलान किया, साथ में एक बड़ी पार्टनरशिप का ऐलान हुआ है। इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत 24.95 पर हुई, बिल्कुल फ्लैट शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 24.96 के आसपास थी। इंट्राडे में 25.18 का हाई भी बना, यानी स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे कि वो सारे सेल के टारगेट आ ही गए उसने एक माहौल बिगाड़ा और रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं और इस वजह से 24.74 का लो बना और अंत में क्लोजिंग 24.94 के आसपास है, जहाँ पे 0.080% की गिरावट थी, या यूँ कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली जो कल की क्लोजिंग के आसपास थी। अब इसके बीच में यस बैंक ने अपने एजीएम के लिए डेट का ऐलान कर दिया है और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है। तो यहाँ पे यस बैंक ने कहा कि उनकी 20वीं एनुअल जनरल मीटिंग जो है यानी एजीएम वो 23 अगस्त को होने जा रही है। 2024 23 अगस्त को कंपनी की एजीएम होगी। तो सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये एजीएम होगी और जिसमें जितने शेयर होल्डर हैं उनको भी यहाँ पे वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने का अधिकार है। तो यहाँ पे जो रिजोल्यूशन पास होंगे जिसकी शेयर होल्डर की रजामंदी ली, जिसमें आप देख लो कि जो Q1 का रिजल्ट है कंपनी का, वो रिजल्ट पेश किया जाएगा और रिजल्ट के ऊपर सबकी रजामंदी ली जाएगी। उनकी वोटिंग के आधार पर इसको प्रस्ताव को पास किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे श्वेता जालान जो यहाँ पे कंपनी में देखिए डायरेक्टर हैं, वो यहाँ पे रिटायर होने जा रहे हैं, तो उनकी रीअपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे प्रस्ताव को मंजूरी ली जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे देखो कि अपॉइंटमेंट होनी है मिस्टर CNK एंड एसोसिएट LLP जो चार्टेड अकाउंटेंट है कंपनी के, उनकी भी अपॉइंटमेंट के लिए प्रस्ताव को पास करवाना है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे अप्रूवल लेना है मटेरियल पार्टी ट्रांजैक्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। इसके अलावा देखें तो कि यहाँ पे प्रशांत कुमार की सैलरी को लेकर भी अपॉइंटमेंट लेनी है जो कंपनी के MD और CEO है। इसके अलावा यहाँ पे देखो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रंजन पेंटल, इनकी देख सकते हो कि जो सैलरी है उसके लिए भी यहाँ पे प्रस्ताव को पास करवाना होगा। इसके अलावा देख सकते हो कि कंपनी फंड रेजिंग करेगी और इसके लिए सरकार जो शेयर होल्डर की रजामंदी की ज़रूरत है उसकी भी रजामंदी ले ली जाएगी। इसके अलावा अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए देख लो कि यहाँ पे YBL रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट प्लान 2024 के तहत जो शेयर उनको आवंटित करने हैं उसके लिए भी रजामंदी ले जाएगी। तो ये सारे प्रस्ताव है जो पास किए जाएंगे एजीएम के दौरान। अब यहाँ पे जून का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के आया है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। यहाँ पे FI और FPI ने अपनी इंक्रीज की होल्डिंग ज़बरदस्त 22.01% की होल्डिंग थी मार्च में, उसको बढ़ा के 27.08% कर लिया है। जून क्वार्टर में जम के खरीदारी की है। यहाँ पे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उनकी संख्या भी बढ़ चुकी है, पहले 557 थे वो बढ़ के 563 हो चुके हैं। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पे फिलहाल अनचेंज है 0.19% के आसपास और संख्या भी 15 के आसपास है, उसमें बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हमारे यहाँ इंडिया के बड़े फंड हाउस है उनकी होल्डिंग भी ज़बरदस्त बढ़ी है। मार्च में 63.74% की होल्डिंग थी जो बढ़ के 65.39% हो चुकी है। यानी यहाँ पे FI और DI जम के खरीदारी के सबने अपनी होल्डिंग बढ़ाई। तो जो शेयर कम हुए वो किसके हुए, वो है रिटेल इन्वेस्टर के। रिटेल इन्वेस्टर को डरा डरा के उनके शेयर बिल्कुल यहाँ पे खरीदे जा रहे हैं, ये क्लियरली दिख रहा है। और अब आप देख सकते हो
कि जो ब्रोकरेज फर्म है वो फिर से यहाँ पे आ चुके हैं Q1 के बाद, और ये हर क्वार्टर के बाद हमने देखा है, चाहे कितना भी शानदार रिजल्ट हो उसमें नुक्स निकालते और बाद में यहाँ पे सेल की रेटिंग देते। तो यहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी इसमें सेल की रेटिंग दी गई है और उनका कहना है कि मौजूदा स्तर से स्टॉक 20% गिर सकता है, उन्होंने इसमें सेल की रेटिंग दी है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो नोमुरा की तरफ से इसमें 32% की गिरावट की संभावना व्यक्त की है, उन्होंने तो इसका 17 रुपये का टारगेट दे दिया है। तो यहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज का कहना है कि जो बिजनेस है अभी भी बिल्कुल पटरी पे आया नहीं है, और जो इसकी प्राइस है वो इसके बिजनेस को मैच नहीं कर रही है। उनके हिसाब से बिजनेस बिल्कुल पटरी पे है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी प्राइस ज़्यादा है। तो ये बात एक समझ में नहीं आ रही है कि यही यस बैंक है जिसकी शेयर प्राइस 400 के आसपास हुआ करती 2018 में, अब ये इनको 25 रुपये भी महंगा लग रहा है। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जानबूझ के ऐसे टारगेट दिए जाते हैं। यहाँ तक कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने भी इसका 19 का टारगेट दे दिया है, नोमुरा का 17 का टारगेट है, इनका 20 का टारगेट है, यानी कोई भी 20 रुपये से ऊपर इस स्टॉक को रखना इस समय नहीं चाहता है। तो सभी जो ब्रोकेज हाउस के टारगेट निकल के आए और इसका नतीजा ये कि रिटेल इन्वेस्टर बिल्कुल पैनिक कर गए और यहाँ पे उन्होंने बिकवाली की। लेकिन यह सिक्के का एक तरफ का पहलू, आपको दूसरा पहलू भी जानना चाहिए। ये जो ब्रोकरेज हाउस है, ये जो सेल की रेटिंग दे रहे, ये खुद इन्वेस्टर बने हुए यस बैंक में, ये खास गौर करने वाली बात है। ICICI बैंक ने यहाँ पे 2.39% की बड़ी स्टेक लेके रखी हुई है, वो यहाँ पे बेचने का नाम नहीं ले रहे। कोटक महिंद्रा बैंक यानी कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी जिसकी है, वो कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ पे 1.21% की स्टेक ली हुई है। ये दोनों के दोनों बैंक जो अपनी खुद की निवेश तो बना के रखे हुए, ये बेचने का नाम नहीं ले रहे, और दूसरी तरफ रिटेल इन्वेस्टर को कह रहे कि आप यहाँ से निकल जाए, ये 17 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इनकी मंशा समझ में आती है। अगर आपको पता है कि ये शेयर 17-18 होने वाला, तो आप क्यों नहीं यहाँ पे एग्जिट कर जाते? क्योंकि अब तो लॉक इन पीरियड खुल चुका है, किसी प्रकार का इनके ऊपर बंधन नहीं है कि अब आपको रुकना ही पड़ेगा। ऑलरेडी पिछले साल मार्च में ही लॉक इन पीरियड खुल चुका है, ये अपनी होल्डिंग बेचने के लिए बिल्कुल आज़ाद है। उसके बावजूद भी अपनी स्टेक नहीं बेच रहे, तो इससे बात क्लियरली समझ में आ रहा है, इनको पता है कि ये शेयर की प्राइस बढ़ेगी, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके पास काफ़ी शेयर है, वो शेयर इनके पास आने चाहिए। तो बिल्कुल ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये पूरा का पूरा खेल है, इसमें आपको नहीं फंसना है। अब यहाँ पे यस बैंक ने अपने Q1 के रिजल्ट के बाद में यहाँ पे एक्सचेंज को इसकी सारी जानकारी दी है, क्या क्या इन्होंने अचीवमेंट किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो इन्होंने बताया है, इनकी जो नेट प्रॉफिट इस बार 1251 करोड़ के आसपास है फाइनेंशियल 2023-24 के लिए। टोटल नेट इनकम है वो 13,209 करोड़ के आसपास रही है। टोटल इनका एडवांसेज देखें तो वो 2,27,799 करोड़ के आसपास रहा है। और इनका जो टोटल देख लो कि डिसबर्समेंट है वो 1,14,000 करोड़ के आसपास रहा है। टोटल डिपॉजिट 2,66,372 करोड़ के आसपास रहा है। CASA रेशियो 30.9% रहा है। तो कुल मिला के अचीवमेंट बहुत ही शानदार है। यहाँ पे एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है, इन्होंने देख सकते हो कि जो ओलंपिक टीम है, टीम इंडिया के साथ में पार्टनरशिप की है। अब देख सकते हो कि जो ओलंपिक होगा वहाँ पे यस बैंक अपनी तरफ से अपना ऐड कर पाएंगे, ये इनके ऑफिशियल पार्टनर बन चुके हैं। ऐसे में आने वाले समय आप देख सकते हो कि जो इनका बिजनेस है वो तेज़ी से ग्रो कर सकता है, ताकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म इनको मिला है। तो ये एक बड़ा पार्टनरशिप इन्होंने की है। अब देख सकते हो कि इन्होंने कुछ बड़े अचीवमेंट किया है। नंबर 1 बन चुके हैं UPI ट्रांजेक्शन में, जो 34.5% का मार्केट शेयर है। सभी बैंकों को पछाड़ के ये नंबर 1 पोजीशन पे आ चुके हैं। इसके अलावा ये नंबर 1 बन चुके हैं AEPSC ट्रांजेक्शन जो वॉल्यूम, जो 29.3% का इनका मार्केट शेयर है। इसके अलावा नंबर 2 पे है जो नेफ्ट के माध्यम से जो ट्रांजेक्शन होते हैं। कंपनी के पास इस समय 28,001 एम्प्लॉयज़ है। 9 साल से जो बेहतर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है उसका फल मिल रहा है। और पिछले 2 साल से देखें तो इनको सर्टिफाइड किया जाए ग्रेट प्लेस टू वर्क इंडिया 2024, यानी जो एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। यहाँ पे 1234 इनकी ब्रांचेज है और BC बैंकिंग आउटलेट इनके 219 है। इसके अलावा 300+ डिस्ट्रिक्ट्स में इनका कामकाज है। 1290 इनके ब्रांचेज है। तो कुल मिला के ये देख ही सकते हो कि बहुत कुछ अचीव कर लिया है यस बैंक ने। और इसके अलावा MD CEO प्रशांत कुमार की तरफ से भी एक बड़ा यहाँ पे मैसेज दिया गया है। उनका कहना है कि हमने जो इन्वायरमेंट के लिए जो प्रॉमिस किया था उसको पूरा किया है। हम फिजिकल और डिजिटल फुटप्रिंट के माध्यम से तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ में जो हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसको लगातार कम कर रहे हैं। और हमारा इस समय जो CASA रेशियो है वो काफ़ी शानदार है, यानी
2-3 सालों में ही बैंक ने वो सब कुछ अचीव किया जिसकी हमने कल्पना की थी और आने वाले समय इससे भी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये सारी बातें साबित कर रही है कि यस बैंक में आपको एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। यह बैंक आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है, भले ही ब्रोकरेज हाउस कुछ भी कहे, क्योंकि उनकी जो मंशा है वो क्लियरली दिख रही है कि वो खुद तो यहाँ पे निवेश करे और रिटेल इन्वेस्टर को करे बाहर निकल जाए। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।